हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फिजियोलॉजिकल आयंस में एक और आयन के बारे में। वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन है जो कि हमारे बॉडी के बहुत सारे बायोकेमिकल फंक्शंस को, या हम उसको बोलें कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को गवर्न करता है। इनसे पहले वाले वीडियो में हमने पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में देख चुके हैं, तो उन वीडियो को आप देखें। उसके बाद आप इनको देखेंगे, इस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सभी एक्सपेक्ट्स ऑफ कैल्शियम के। ठीक है, तो ये एक डायवेलेंट केटायन है जो कि जनरली हमारी बॉडी में लगभग सभी जगह पाया जाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो है वो 99% जो है हमारी बोन और टीथ में होता है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग 1% जो बच रहा है कैल्शियम, वो हमारे स्केलेटल टिश्यूज या, और हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे ब्लड सीरम में प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर में भी इसका कंसंट्रेशन जो है ओवरऑल बॉडी के इसके पूरे कंसंट्रेशन में से बहुत कम है, वो जो कि मात्र 1% है। बाकी 99% जो है वो बोन और टीथ के फॉर्म में हमारी बॉडी में ये यूज्ड होता है और वहीं पे ये स्टोर्ड भी रहता है। तो कैल्शियम के बारे में हम आज इस पूरी वीडियो में इसके और पैरामीटर्स और उसके और फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ये देखेंगे कि ये किस तरीके से रेगुलेट होता है, इसके सोर्स क्या है, ठीक है, और इससे होने वाली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन कौन सी है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, सोर्स देख लेते हैं कि हम कैल्शियम के सोर्स क्या क्या हैं। कैल्शियम के सोर्स जो है, देखिए हम जनरली जानते हैं कि ऐसे सोर्सेस जो कि ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें आप ले सकते हैं, जो ग्रीनी वेजिटेबल्स होती हैं वो जनरली सब कैल्शियम में होती हैं। इसके अलावा बीन्स जो हैं, ठीक है, मतलब जिनको हम दाने नट्स बोल सकते हैं, जैसे कि आपका मूंगफली और ये चीजें, तो ये सब चीजें जो है वो कैल्शियम में रीच होती। सबसे ज्यादा जो कैल्शियम हम सोर्स लेते हैं नाउअडेज वो है हमारा मिल्क। मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट जो है वो सभी वेजिटेरियन के लिए सबसे ज्यादा जो है वो सोर्स होता है कैल्शियम का। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें फिश और एग यॉक जो है वो मेजर सोर्स है कैल्शियम का। अप्रोक्स हमारी बॉडी को लगभग 1 ग्राम, या हम बोलें कि 1000 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। ठीक है, तो ये एक ज्यादा अमाउंट है और इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा ऐसे सोर्सेस लेना चाहिए या हमारे फुल डाइट लेना चाहिए, जिससे कि कैल्शियम जो है वो कंप्लीटली हम हमारी बॉडी के लिए कर जाए, यूज कर पाए। डेली रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर एक एडल्ट मैन और वुमेन की बात करें तो वुमेन में मैन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हम कॉमनली देख ले रहे हैं, तो ये तकरीबन 800 मिलीग्राम पर डे के आसपास है। तो वो अप्रोक्स हम बोल रहे हैं जो 1 ग्राम पर डे उसके आसपास आती है। तो वुमेन में ज़्यादा होती है, 800 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है देन दी मैन। वुमेन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है, जब वुमेन्स जो प्रेगनेंसी के दौरान और ड्यूरिंग द लैक्टेशन के दौरान ये क्वांटिटी जो है वो तकरीबन 1.5 ग्राम पर डे हो जाती है। चिल्ड्रंस जो कि 1 to 18 ईयर्स के हैं उसमें उनमें क्योंकि वो ग्रोइंग एज ज़्यादा होती है तो उनमें भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो इन्फेंट्स होते हैं जो कि लेस देन 1 ईयर होते हैं उनमें कैल्शियम जो है वो 300 to 500 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डेली रिक्वायरमेंट है और ये सोर्सेज है, तो हमको सोर्स याद रखने की कौन कौन से मेजर सोर्सेस हैं और एक अप्रोक्स हमको ये डेली रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों से मिल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जब हम कोई भी डाइटरी सोर्स ले लेते हैं तो कैल्शियम हमारी बॉडी से कैसे एब्जॉर्ब होता है, अब हमारे बीच में ये पॉइंट है। तो ये 2 तरीके की मेजर प्रोसेस है। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कौन से बॉडी पार्ट से होता है, कैसे इन्वायरमेंट होना चाहिए इसके एब्जॉर्प्शन के। तो 2 प्रोसेस है
जिनके थ्रू जो है कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब होता है। पहला है पेसिव डिफ्यूजन और दूसरा है एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए पेसिव जहां पे भी वर्ड आता है वहां पे इसका मतलब ये होता है कि वहां पे एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो कैसे फिर एब्जॉर्प्शन होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, एक तरफ कंसंट्रेशन कम होगा, तो वो ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा, ये डिफ्यूजन है। तो ये पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन जब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी डिपेंडेंट हो जाए। एनर्जी सोर्स हमारी बॉडी में कौन सा होता है? एटीपी। तो एटीपी जब इन्वॉल्व हो जाए किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। हमारे बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जो सबसे ज्यादा इसेंशियल विटामिन है वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो हम बहुत सारे एड्स में भी देखते हैं, जैसे बोर्नविटा के एड में आता है कि वो मिल्क के कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी जो है वो होना चाहिए। तो हमने ये हम एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं, तो वहां पे से ही हम ये जान सकते हैं कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट इसेंशियल है। इसके बिना जो है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। सारा जो है वो फीसस में निकल जाएगा। वहां पे कैसे होता है? तो इंटेस्टाइनल जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट है इन द इंटेस्टाइनल सेल। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी को हम देखेंगे अच्छे से। और विटामिन डी जो है वो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कैल्बिडीन प्रोटीन। कैल्बिडीन प्रोटीन जो है वो इसकी सिंथेसिस जो है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? विटामिन डी पे। तो कैल्बिडीन प्रोटीन जो है वो क्या करता है? इंटेस्टाइनल से हम कहाँ पे ले जाता है? हमारे ब्लड में ले जाता है कैल्शियम को। ये प्रोटीन जो है वो इसकी बायोसिंथेसिस हमारे इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस में होती है। और देख लेते हैं हम इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो जितना भी हम फूड लेते हैं उसमें से 30 to 80% जो उसमें कैल्शियम होता है वो हमारे अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। अपर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। तो जो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे मतलब हम ड्यूडेनियम वाला पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट से जो है वो कैल्शियम मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। तो जब हमारा लो इनटेक होता है कैल्शियम का, ठीक है, मतलब हमारे डाइटरी सोर्स में जो कैल्शियम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेजर एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्यूडेनियम के थ्रू एक्टिव प्रोसेस के द्वारा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा कंटेंट है हमारे फूड प्रोडक्ट में कैल्शियम का, तो फिर ये एब्जॉर्प्शन नीचे वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से भी होता है। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव डिफ्यूजन होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है, जब अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से हो एब्जॉर्प्शन होता है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, और जो लोअर पार्ट से एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव मैंने बताया कि इसमें एनर्जी नहीं होगी। तो जेजुनम और इलियम से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव होता है, ठीक है। जब ये कब होगा? जब डाइटरी सोर्स में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर वो ज्यादा नहीं होगा तो वो ऊपरी पार्ट से पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा, नीचे वाले पार्ट से नहीं आता। लार्ज इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन होता है और ये एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस से होता है, लेकिन इसका परसेंटेज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कौन से पार्ट से होता है। हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट से मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, लोअर पार्ट से तभी होगा जबकि उसका इंटेक हाई होगा और जब उसका अमाउंट जो है फूड प्रोडक्ट में ज्यादा होगा। अब हम आगे देखते हैं कि कैल्शियम के बारे में हम और क्या। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे? तो अभी हमने देखा कि विटामिन डी जो है वो एक प्रोटीन को फॉर्म करता है। तो विटामिन डी जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है हमेशा, ठीक है। तो ये होना जरूरी है और ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में होता है और वहां से वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है, हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके बारे में भी हम अभी देखेंगे जब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे कैल्शियम का। तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करता है। कैसे इनहेंस करता है? कैल्सीट्रायल्स फॉर्म बना। कैल्सीट्रायल फॉर्म क्या है? ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। विटामिन डी का ही एक्टिव फॉर्म है, मतलब अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी को एक्टिव कर रहा है और विटामिन डी जो है वो प्रोटीन बना रहा है और उस प्रोटीन के कारण उसका एब्जॉर्प्शन इनहेंस हो जा रहा है। लो
पीएच। ऑब्वियसली अगर हम ये बोला है कि अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक के पास में होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, तो इसमें मतलब कि थोड़ा सा एसिडिक इन्वायरमेंट कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा लैक्टोज जो है वो इसको प्रमोट करता है। अमाइनो एसिड जैसे कि लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल रूट के थ्रू। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब हम ऐसे फैक्टर्स भी देख लेते हैं जो कि इसको इनिबिट भी करते हो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। तो ऐसे कौन से हैं? ऐसे कोई भी एजेंट्स, ऐसे कोई भी फूड प्रोडक्ट जैसे कि फाइटेट्स हैं, ऑक्जेलेट्स हैं, जो कि कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना लेते हो, तो ये इनसोल्युबल सॉल्ट बना लेते हैं और उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ेंगे। तो कैल्शियम जो है उनके साथ सॉल्ट में चला जाएगा तो वो एब्जॉर्प्शन में अवेलेबल नहीं होगा, उसका वहां पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का कम हो जाएगा। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसके एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करते हैं, रोकते हैं। हाई कंटेंट ऑफ डाइट्री फॉस्फेट, तो अगर फॉस्फेट का कंटेंट ज्यादा होगा तो कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, जो कि एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है और ये फीसस में निकल जाएगा पूरा। ठीक है, तो इट प्रिवेंट द कैल्शियम अपटेक। फ्री फैटी एसिड्स जो है वो भी कैल्शियम के साथ जो है वो इनसॉल्युबल कैल्शियम सोप बना लेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं हम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ सोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्री फैटी एसिड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेंगे और सोप फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये सोप फॉर्मेशन होने के कारण भी क्या है, कैल्शियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से या हम बोले कि एलिमेंट्री कैनाल से अब्सॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम, ऑब्वियसली अभी हमने देखा इससे पहले वाले उसमें कि जो है एसिडिक मीडियम होना चाहिए, तो अल्कलाइन मीडियम होगा तो वो भी अनफेवरेबल कंडीशन है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। हाई डाइट्री फाइबर्स अगर हम कर रहे हैं तो वो भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देते हैं स्लाइटली। तो ये हमने पैरामीटर देखे कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसे प्रमोट करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसे इनिबिट करते हैं या रोकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है या कैल्शियम का कंसंट्रेशन हम ये बोले, ये कैसे रेगुलेट होता है। हमारे ब्लड में कैल्शियम जो है वो मात्र टोटल बॉडी का 1 से 1.5% है, और वो कंसंट्रेशन जो है वो कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, इसके लिए 3 मेजर पैरामीटर है जिसके थ्रू पूरा कैल्शियम जो है वो रेगुलेट किया जाता है, और ये है पैराथायराइड हार्मोन्स, जैसे कि इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन के द्वारा। ये 3 जो फैक्टर्स हैं ये मेजर कंट्रोल करते हैं कैल्शियम के कंसंट्रेशन को ब्लड सीरम में। तो हम इन तीनों को 1 बाय 1 देखेंगे कि ये कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैसे, पैराथायराइड से। तो अभी मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में बताया था कि पैराथायराइड हार्मोन्स जो हैं वो पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे है, ये हमारे, मैं आपको हाईलाइटर से बताता हूँ, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड के जो लोब हैं वो 2 लोब हैं, एक लेफ्ट लोब है एक राइट लोब है। तो ये इसके बैक व्यू में अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे ये जो आपको ऐसी छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड। इस पैराथायराइड ग्लैंड से जो है पैराथायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इन्हीं का एक्शन जो है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सिचुएशन हमने देख ली कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है और ये अब कैसे रेगुलेट करता है उसको हम देखते हैं। सिक्रेशन जो है वो पीटीएच, मतलब पीटीएच का मतलब होता है पैराथायराइड हार्मोन, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक है, पीटीएच जो है वो कंट्रोल करता है कैल्शियम सीरम को बाय द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक, कैसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, मतलब जैसे ही कैल्शियम का लेवल सीरम में कम होगा पीटीएच का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पीटीएच का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, इसके अलावा माइल्ड डिक्रीज इन द सीरम मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम थोड़ा सा कम होता है तो भी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम कम हो जाता है तो वो पीटीएस के सिक्रेशन को इनिबिट कर देता है और हाइपोपैराथायराइडिज्म की स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैग्नीशियम कंट्रोल भी सीरम कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो ये पीटीएच के सिक्रेशन को इनहेंस करता है, जिसके कारण की कैल्शियम जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो होने लगता है, अब्जॉर्प्शन उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। चेंज इन द ब्लड फॉस्फेट कंसंट्रेशन कैन बी एसोसिएटेड विद द पैराथायराइड हार्मोन्स। ठीक है, फॉस्फेट जो है, अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फॉस्फेट और कैल्शियम जो है वो एक दूसरे को उल्टे चलते हैं।
अगर फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ब्लड में सीरम में बढ़ेगा तो कैल्शियम का कम हो जाएगा, कैल्शियम का बढ़ेगा तो फॉस्फेट का कम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर फॉस्फेट कंसंट्रेशन जो है वो पीटीएच के सिक्रेशन को चेंज करता है, तो पीटीएच रिड्यूस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी। तो ये किडनी से जो है फॉस्फेट आयन के रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। कौन? पीटीएच। तो पीटीएच क्या कर रहा है, फॉस्फेट आयन के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है और इनहेंस कर रहा है किसको? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। इसका मतलब अगर फॉस्फेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वो कहां चला जाएगा? वो यूरिन में एक्सक्रीटेट हो जाएगा। तो मैंने आपको ये फंडामेंटल बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कैल्शियम का कंसंट्रेशन ब्लड सीरम में ज्यादा होगा तो फॉस्फेट का कम हो जाएगा। अब हम इफेक्ट देख लेते हैं और इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो पीटीएच है वो किस तरीके से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इफेक्ट देखते हैं बोन पे। बोन पे पीटीएच क्या करता है? डीमिनरलाइजेशन करता है। ठीक है, अब हमको ये ध्यान रखना है पीटीएच क्या कर रहा है? कैल्शियम के कंसंट्रेशन को सीरम में इंक्रीज कर रहा है। तो वो सारे फैक्टर आएंगे जिससे कि जो कैल्शियम है वो कहां पे आ जाए? सीरम में आ जाए। तो ऐसे ये क्या कर रहा है? डीमिनरलाइजेशन कर रहा है। डीमिनरलाइजेशन मतलब कि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को बढ़ा रहा है। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या है? ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो यहां लिखा हुआ है। ये सेल्स ब्रेक हो रही है। कौन सी? बोन की सेल्स जब ब्रेक होती हैं तो जो ब्रेकिंग वाली सेल्स होती हैं, जो टूटती हैं, उनको हम ओस्टियोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। और जो बोन के फॉर्मेशन में होती है उनको हम ओस्टियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखें। क्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट मतलब टूटने, जिससे कि टूटेगा जो भी बोन सेल्स टूट डिग्रेड होकर कैल्शियम को रिलीज कर देंगी। तो यहाँ पे यही हो रहा है। पीटीएच क्या कर रहा है? बोन के डीमिनरलाइजेशन को बढ़ा रहा है। इसके कारण नंबर ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो बढ़ जा रही है। ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करती हैं कि ये सोल्बिलाइज कैल्शियम को इंक्रीज कर देती है सीरम में। ओवरऑल इससे क्या होता है कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन सीरम। इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन जो है वो सीरम में बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर बोन्स की सेल्स टूटेंगी 90%, 99% कैल्शियम वही है, तो उससे कैल्शियम क्या होगा? रिलीज होगा। रिलीज होगा तो कहां जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देती है। किडनी में भी हमने देखा कि फॉस्फेट के कंसंट्रेशन को वो क्या करती है? रिड्यूस करती है, उसको एस्क्रेट आउट कर देगी और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि पीटीएच कॉज दी डिक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन, मतलब वो एब्जॉर्ब कर ले रही है, और इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। तो जब अगर कैल्शियम यूरिन में कम जाएगा तो फॉस्फेट यूरिन में ज्यादा जाएगा। ठीक है, और अगर कैल्शियम ज्यादा जाएगा तो फॉस्फेट कम जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। ठीक है, द एक्शन इज मेनली थ्रू द इंक्रीज इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा यूरिन के से, और उसे कहां पे भेज दिया जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड में जाएगा तो उसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक और है कि ये पीटीएच जो है, अभी हमने देखा था विटामिन डी में, मैंने बताया कि पीटीएच जो है वो विटामिन डी के कैल्सिट्रायल फॉर्म को इनहेंस करता है। ठीक है, मतलब विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में पीटीएच जो है वो इनहेंस करता है। ये दूसरा मैकेनिज्म है। तो ये एक्टिव फॉर्म बनाता है विटामिन डी का। विटामिन डी के कैल्सिट्रायल फॉर्म का क्या नाम है? ये है डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल है। ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है और इसके थ्रू कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन से बढ़ जाता है। ओवरऑल इन तीनों का इफेक्ट क्या होगा कि पीटीएच जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है सब जगह से, तो मतलब उसका कंसंट्रेशन ब्लड में क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। ठीक है, वो एक्सक्रीशन कम कर दिया तो वो कहां रह जाएगा? ब्लड में रह जाएगा। बोन से लेने लगा तो वो ब्लड में आ जाएगा। इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा तो सब चीज ब्लड में आ जाएगी। तो ओवरऑल पीटीएच का इफेक्ट ये होगा कि वो सीरम कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। अब दूसरा जो रेगुलेशन है वो है विटामिन डी के द्वारा। विटामिन डी जो है वो एक सनलाइट में बनने वाला विटामिन है। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू जो होता है, और ये कैल्सिफेरॉल के जो है विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए एक अहम रोल पैदा, हमने अभी पढ़ा देख भी चुके हैं ना। मेन रोल इज टू मेंटेन द कैल्शियम एंड पोटेशियम लेवल। इट इज द ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में हम बना सकते हैं। The term vitamin D refers to the group of the two compounds that exhibit the vitamin D activity. ये दो तरीके से होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 को बोलते हैं हम अर्गो कैल्सिफेरॉल, D3 को बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल।
अब इसके ये प्रो है जिससे कि विटामिन डी और D2 और D3 बनते हैं। हमको ये देखना है कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो हम पहले कन्वर्जन देख लेते हैं, एक्टिव फॉर्म कैसा होगा। तो जो हमारा यहाँ पे एक विटामिन D3 आया या विटामिन डी और D2 हमको कहाँ से मिला, कोई डाइटरी सोर्स से मिला, तो वो सब कहाँ जाएगा, लीवर में। लीवर में ये हमारी स्किन में बना, हम सनलाइट में बैठे रहे तो वहाँ पे जो है कोलेकैल्सिफेरॉल का फॉर्मेशन हुआ, वो कहाँ जाएगा, लीवर में। लीवर में इसका पहला हाइड्रोक्सिलेशन होगा, कौन सी पोजीशन पे होगा, 25 पोजीशन पे, ठीक है। फिर दूसरा हाइड्रोक्सिलेशन होगा किडनी में, वो कहाँ पे होगा, 1 पोजीशन, तो यही यहाँ पे लिखा, लीवर में 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होगा, जो कि एक एंजाइम है 25 हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा। आपको ये याद नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लीवर में एक बार हाइड्रोक्सिलेशन होता है, एक बार किडनी में हाइड्रोक्सिलेशन होता है विटामिन डी का, और उसे कन्वर्ट कर देते हैं डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी के फॉर्म में, ठीक है। 1 and 25 डाईहाइड्रोक्सी 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन कोलेकैल्सिफेरॉल या विटामिन D3 में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही फॉर्म जो है वो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन इन किडनी। तो हमने देखा था कि पीटीएच जो है वो इसके इनहेंस करता है विटामिन डी की एक्टिविटी को, और इसके थ्रू वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सोर्स क्या हो सकते हैं विटामिन डी के, तो हमने विटामिन डी के जो सोर्स देख लेते हैं कि जनरली द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज द फिश लिवर ऑयल, सॉल्ट वाटर फिश, ठीक है, एग है, मीट है, मिल्क, बटर, ठीक है, ये इसके सोर्स हैं जिसके थ्रू प्लांट्स ऑफ पुअर सोर्स होते हैं, ठीक है, विद द फ्रूट्स एंड नट्स कंटेनिंग द नॉट नो विटामिन डी एट ऑल, ठीक है। विटामिन डी इन ह्यूमन मिल्क इज द इनसफिशिएंट टू कवर द इन्फेंट नीड्स। तो विटामिन डी जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन के मिल्क में होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो जो जितनी नीड इन्फेंट को होती है उसको कवर कर पाए, तो इसलिए फूड मटेरियल देना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, तो इफेक्ट ऑफ विटामिन डी क्या होगा। हमने देखा कि विटामिन डी का सोर्स क्या है, वो कैसे कन्वर्ट होता है, वो स्किन में बनता है, उसके बाद लीवर में जाता है, उसके बाद किडनी में, वहाँ पे जाके फिर वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो कैल्शियम के प्लाज्मा लेवल को ये कैसे मेंटेन करता है वो हम देख लेते हैं। ये पूरा परफॉर्म जो है ये 3 तरीके से कर सकता है। इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मिनिमाइजिंग द लॉस, उसका लॉस कम कर देंगे तो भी लेवल बढ़ जाएगा। स्टिमुलेटिंग द रिजॉर्प्शन ऑफ बोन व्हेन नेसेसरी, ठीक है। रिजॉर्प्शन का मतलब वही ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होना है ना। तो ये इन तरीके से जो है कैल्शियम का लेवल जो है विटामिन डी बढ़ा देगा। अब हम देख लेते हैं इंटेस्टाइन में कैसे करेगा। तो इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है, ये वो एक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा जिसके कारण की स्पेसिफिक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है कैल्शियम को इंटेस्टाइन के अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे और वो ब्लड में आ जाएगा। विटामिन डी का कौन सा फॉर्म है, ये है हमने डाईहाइड्रोक्सी फॉर्म जो है, जो कि इस चीज को स्टिमुलेट करता है। आगे बढ़ते हैं हम, बोन पे कैसे इफेक्ट करेगा। तो बोन पे हमने देखा कि स्टिमुलेट द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड द प्रोटीन सिंथेसिस and the presence of PTH. This results in the increasing in the plasma calcium and the phosphate ion. किडनी पे क्या करता है कि लॉस ऑफ मिनिमाइजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट थ्रू द किडनी एंड डिक्रीजिंग द देयर एक्सक्रीशन एनहांस द रिजॉर्प्शन, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा इन तीनों का कि ये कैल्शियम के कंसंट्रेशन को सीरम में बढ़ा देगा, ठीक है। तो हमने 2 देखे, पीटीएच भी बढ़ा रहा है और विटामिन डी भी जो है कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। अब कम कौन कर रहा है, इसको कम करने वाला भी होगा तो भी तो रेगुलेट होगा, वरना सब चीज बढ़ाते जाएंगे तो वो हमको वो रेगुलेशन कैसा होगा। इसको कम करने के लिए जो अब हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है ये ऊपर दिए हुए जितने भी हमने अभी पढ़ा पीटीएच और विटामिन डी के अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है। It is proved that the calcitonin originate from the special cell called the C cell or parafollicular cell of the thyroid gland. ये थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है, ठीक है। इसमें तकरीबन 32 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब हम इसकी केमिस्ट्री को देखते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये स्पेसिफिक कैल्सिटोनिन रिसेप्टर जो है वहां पे बाइंड हो जाता है और बोन ओस्टियोक्लासिस और रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल एक्टिवेट दीस आइसोसाइक्लेज व्हिच इंक्रीज द साइक्लिक एएमपी लेवल एंड मेडिएट द सेलुलर इफेक्ट द हार्मोन। तो ये अपना इफेक्ट देता है
इसको हमको बहुत ज्यादा इस पे डीप में नहीं जाना कि ये कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए आप कि वहां पे किसी रिसेप्टर होते हैं, वहां जाके ये कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है सेल्स के, उसमें एडिनाइल साइक्लेज में, और इंक्रीज द साइक्लिक एमपी, और अपना सेलुलर जो भी इसको रिस्पॉन्स देना है वो दे देता है। तो ये अपना इफेक्ट कैसे देता है, जैसे कि नॉर्मल स्टेरॉइडल हार्मोन्स देते हैं, वो ऐसा ही अपना ये इफेक्ट किसी भी पर्टिकुलर सेल पे देता है। अब ये इफेक्ट क्या देता है ये हम देख लेते हैं। तो ये दो जगह मेनली इफेक्ट देता है, बोन पे और किडनी पे। बोन पे ये क्या करता है, इट रिड्यूस द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। अब सब इससे पहले दोनों वाले मोबिलाइजेशन बढ़ा रहे थे, बोन से कैल्शियम टूट टूट के कहाँ जा रहा था, सीरम में जा रहा था, इसने उसको रोक लिया तो लेवल जो है वो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इट इनहिबिट द रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन बाय द ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के द्वारा, जो वो मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन ये जो है ये कम कर देता है, और उसके कारण बोन्स टिश्यूज जो है वो टूटना कम हो जाते हैं। इट स्टिमुलेट द इनफ्लक्स ऑफ द फॉस्फेट इन द बोन. Whether or not calcitonin promote the bone formation in the uncertain controversial, but it has been established that the hormone is in addition to causing a decreased number of osteoclast cell. ये मैंने आपको बताया। और osteoblast cells को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब bone formation के लिए कैल्सिटोनिन जो है वो ज्यादा हमको जरूरी होता है, ठीक है, ताकि जो डिपोजिशन है वो वहां पे हो सके। तो ये ओस्टियोक्लास्ट सेल को कम कर रहा है, ब्लास्ट सेल को ज्यादा कर रहा है, मतलब बनाने वाली सेल को ज्यादा बढ़ा रहा है, तोड़ने वाली सेल को कम कर दे रहा है। किडनी में क्या इफेक्ट करेगा, इट डिक्रीज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो कैल्शियम अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो कहाँ चला जाएगा, यूरिन में चला जाएगा। तो फॉस्फोटेरियूरिया और कैल्सीयूरिया ये हो जाएगा। तो अगर यूरिन कैल्शियम जाएगा तो उसको हम कैल्सीयूरिया बोलेंगे, और फॉस्फोरस जाएगा तो फॉस्फेटेरियूरिया बोलेंगे, ठीक है। ये हार्मोन जो है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, जो कि विटामिन डी के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, किडनी और लीवर में जो होता था उसको इनिबिट कर देगा। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन से बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। बंद बोले या कम बोले हम कि कम हो जाएगा, तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड सीरम में कम हो जाएगा। इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ कैल्सिटोनिन का, इट डिक्रीज दी कैल्शियम कंसंट्रेशन इन सीरम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बायोकेमिकल क्या क्या फंक्शंस। तो हमने अभी तक देखा कि कैल्शियम क्या है, किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, कौन से पार्ट है, कौन सी ऐसे फैक्टर है जो कि उसको प्रमोट करते हैं एब्जॉर्प्शन, कौन से ऐसे इनिबिट करते हैं, कौन रेगुलेट करते हैं। तीन चीजें रेगुलेट कर रही हैं, पीटीएच, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन। उनके लिए भी हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है कि ये चीजें कैसे रेगुलेट की जा रही है। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड टीथ, हम ये जानते ही हैं कि बोन और टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अलॉन्ग विद द फॉस्फेट के लिए जरूरी है, फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है स्केलेटल टिश्यूज को। बोन विच इज आर डायनेमिक स्टेयर्स सर्व एज अ रिजर्वर ऑफ द कैल्शियम, ओस्टियोब्लास्ट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन फॉर्मेशन, while the osteoclast result the demineralization, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं कि ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और क्लास्ट सेल जो है, ये क्लास्ट जिस पे लिखा रहेगा CLAST, ये उसको डीमिनरलाइजेशन का या तोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड टीथ के लिए जो है वो कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 99% जो है वो कैल्शियम इन्हीं में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये और क्या काम करता है, कैल्शियम इंटरेक्ट विद दी सम अदर प्रोटीन सिस्टम, और ये मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये ट्रोपोनिन सी होता है टू ट्रिगर दी मसल कॉन्ट्रेक्शन। कैल्शियम आल्सो एक्टिवेट दी एटीपेज, इंक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो ये मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी को इनहेंस करता है। ब्लड कोगुलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्टर नंबर 4, जो कि कैल्शियम है, और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह रोल करता है। नर्व ट्रांसमिशन, कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए, स्पेशली एट द सिनेप्सिस लेवल, ठीक है। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी और परमेबिलिटी, तो कैल्शियम इन्फ्लुएंस द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सेवरल आयन अक्रॉस द इट। तो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी और परमेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी कैल्शियम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी इसके फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, सर्टेन एंजाइम्स लाइक द lipase
पैंक्रेटिक लाइपेज जो है, और सक्सिनिक डिहाइड्रेनेज, ये जो है कैल्शियम के डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं। इसके अलावा कैल्मोडुलिन जो है वो एक एंजाइम जो एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के द्वारा जो कैल्शियम जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसमें कि एडिनाइल साइक्लेज, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जो है, मतलब ये एक तरीके से जो है वो इनडायरेक्ट वे है किसी एंजाइम को एक्टिवेट करने के, अलोंग विद द कैल्मोडुलिन के। कैल्शियम आल्सो ट्रांस सेलुलर मैसेंजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ रिलीज जो हार्मोन्स जो हैं वो कुछ कैल्शियम के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होते हैं, उन हार्मोन्स का रिलीज जो है। एक्शन ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम और प्रोलॉन्ग सिस्टोल जो है वो, तो ये हार्ट मसल्स पे भी एक्टिवेट करता है, हार्ट मसल को भी ये अफेक्ट करता है। तो ये 10 तकरीबन 8 से 10 जो है वो कैल्शियम के हमारे बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। अब हम वो कंडीशन देख लेते हैं जबकि ब्लड सीरम लेवल जो है, ब्लड या सीरम लेवल जो है वो कैल्शियम का अप एंड डाउन होता है। अगर सीरम लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे। हाइपोकैल्सीमिया जो है उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, वो है हाइपोपैराथायराइडिज्म, मतलब पैराथायराइडिज्म में पीटीएच जो है वो कम होगा, पीटीएच कम होगा तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी हम जानती हैं, रीनल डिसीज, तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम क्या हो जाएगा, एस्क्रीट आउट हो जाएगा। तो एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया अकर इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉलोइंग बाय द रिमूवल ऑफ थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन का रिमूवल किया जाता है किसी कारण से, तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द citrate blood and large volume of albumin and alkalosis caused by the hyperventilation. हाइपरवेंटिलेशन में जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो हमने देखा कि ये वो सभी पैरामीटर्स हैं जो कि कैल्शियम के कंसंट्रेशन को या एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करते हैं, तो हाइपोकैल्सीमिया इससे कॉज होगा। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ठीक है, व्हेन द लिपोलाइटिक प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड पेंक्रियाज चिलेट दी कैल्शियम, तो कुछ लिपोलाइटिक प्रोडक्ट जो है हमने देखा था कि इनिबिशन में कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कोई इनिबिट करते हैं। अगर कोई भी ऑक्सलेट या कोई भी फ्री फैटी एसिड या कोई भी लिपिड मटेरियल होगा तो वो चिलेट फॉर्मेशन कर देगा, सोप फॉर्मेशन कर देगा। इसके अलावा और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ऑस्टियो ब्लास्ट मेटासिस भी हो सकता है, स्टोरोइया जिसको हम फैटी स्टूल बोलते हैं, ये भी इसके कारण भी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा, मैक्सिमम जो है वो स्टूल में निकल जाएगा और हाइपोकैल्सीमिया होगा। कुशिंग सिंड्रोम, ये हम देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोस में, कुशिंग सिंड्रोम, एजिंग ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये सब कारण है जो है हाइपोकैल्सीमिया होने के। अब इसका इफेक्ट क्या होगा अगर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, तो ये किस तरीके से हमारे जो जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल इफेक्ट जो है वो कैसे दे रहेगा। तो मेजर इफेक्ट ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया आर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन दी सेलुलर मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिजल्टिंग इन न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, मतलब हाइपोकैल्सीमिया होने के ये हमारे साइमो सिम्टम्स हम बोल सकते हैं। सेंसरी सिम्टम्स कंसिस्टिंग दी प्रीएस्थीसिया ऑफ लिप्स, टंग्स, फिंगर्स एंड द फीट, हमको देखना है जनरलाइज मसल एकिंग, स्पाज्म ऑन द फेशियल जो है हमको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हम देख रहे हैं, या हम क्लिनिकल कंडीशंस भी बोल सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया आल्सो लीड्स टू द कार्डियक डिसरिथमिया, ठीक है, मतलब कि रिदम जो है हार्ट की जो है वो गड़बड़ा जाएगी। डिक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्ट मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन होने की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देगी। हाइपोटेंशन इसके कारण होगा और हार्ट फेल्यूर और बहुत हो सकता है, ठीक है। मेनी अदर एबनॉर्मलिटीज अकर्स इन द क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया, मगर बहुत ज्यादा ये कम हो जा रहा है तो फिर ड्राई एंड स्केली स्किन देखने को मिलेगी, ब्रिटल नेल्स दिखने को मिलेंगे, नाखून जो है हमारे, और कोर्स हेयर देखने को हमको मिलेंगे। तो दीज आर द सम साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, जो जिसके द्वारा हम हाइपोकैल्सीमिया को पहचान सकते हैं। क्लिनिकल जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल जो है हमको क्या पता चलेगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम इसको, कि एस्टिमेशन ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम कितना है हमारा, ठीक है, फर्दर टेस्टिंग ऑफ द मैग्नीशियम, पीटीएच, फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, विटामिन डी कंसंट्रेशन, बी साइक्लिक एएमपी, फॉस्फेट कंसंट्रेशन इन यूरिन, इन सब के द्वारा हम टेस्ट लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये कौन सी कंडीशन है, हाइपोकैल्सीमिया की है या नहीं है।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रेंज, जैसे हमने बोला कि ये कॉन्ट्रेक्टिलिटी को अफेक्ट कर देती है, मस्कुलर कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी को हाइपोटेंशन कॉज करती है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी जो है वो कभी कभी चेंज हो जाता है, जिसके थ्रू हम ये डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, कि हम आईवी जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट का आईवी दें, मतलब हम उसे एक जैसे हम बोतल चढ़ाते हैं वैसा उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसको हम बॉडी में दें। ओरल कैल्शियम फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, ओरल कैल्शियम विटामिन डी जो है वो हम देख जब क्रोनिक हो जाए। रीनल फेल्यूर जिनमें नहीं है उनमें विटामिन डी जो है वो एज ए ओरल सप्लीमेंट के थ्रू हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमको डाइट पे, ठीक है, और अदर सप्लीमेंट्स पे भी ध्यान रखना होता है, जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को हमारी बॉडी में इंजेस्ट करा सके और उसका लेवल जो है वो सीरम में बढ़ सके। इसका उल्टी कंडीशन, अगर सीरम लेवल जो है वो ज्यादा हो जाए, कैल्शियम जो है वो सीरम में ज्यादा हो जाए, तो उसे हम हाइपर कैल्सीमिया बोलेंगे। इसके कॉजेस क्या क्या है, इसका मेन कॉज है बोन रिजर्प्शन। बोन रिजर्प्शन मतलब कि ओस्टियोक्लास्ट सेल जो कि डीमिनरलाइजेशन करती है बोन का, बोन से कैल्शियम को निकालने लग जाती है, उन सेल्स का बढ़ जाना। ऐसा कब कब हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण है। कैंसर कंडीशन से, इमोबिलाइजेशन है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स का एक्सेस भी हो जाना, बहुत ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन होगा तो उसका इफेक्ट जो कि हमारे देख रहे थे हम बोन, इंटेस्टाइन, किडनी पे हमको देखने को मिल रहा था, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा कैल्शियम जो ब्लड में ले आएगा। ठीक है, टॉक्सिसिटी, विटामिन टॉक्सिसिटी, जैसे कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, विटामिन डी अति ज्यादा हो रहा है, और अदर कुछ डिसऑर्डर जिसके कारण की जो कैल्शियम जो है वो हमारे ब्लड सीरम में बढ़ जा रहा है। तो हम इनको देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कैंसर्स है, जैसे कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये वो कैंसर्स और मेटास्टेटस कंडीशन है बोन की, जिसके कारण की कैल्शियम लेवल बॉडी हमारे ब्लड सीरम में बढ़ जाता है। इमोबिलाइजेशन, जैसे कि ऑर्थोपेडिक कास्टिंग और ट्रैक्शन, पैगेट डिसीज, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस इन द एल्डरी, और यंग एंड ग्रोइंग पेशेंट्स जो हैं उनमें हमको ये जनरली हाइपर कैल्सीमिया जो है वो ऐसा देखने को मिलता है। और कंडीशंस कौन सी, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेस देखा हमने, तो इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन कार्सिनोमा, मतलब कि थायराइड हार्मोन का जो है, पैराथायरॉयड का जो है वो कैंसर टाइप से हो जाना। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है पीटीएच हार्मोन का, जिसको हम बोल रहे हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेस, इसी को हम बोल रहे हैं। ठीक है, विटामिन टॉक्सिसिटी, स्पेशली टॉक्सिसिटी किसकी, विटामिन डी की, और उसके बाद विटामिन ए की टॉक्सिसिटी के भी जो है फीडबैक या इनडायरेक्टली वे में जो है वो कैल्शियम के कंसंट्रेशन को हमारे ब्लड सीरम में बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है, बहुत ज्यादा है, इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा क्या, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। टेक्स्ट इतना ही रखिए, आपको सिर्फ कॉजेज बताने हैं कि ये क्या किस कारण से हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, एडिसन डिसीज, हमने वहां पे क्वेश्चन डिसीज देखा था। ठीक है, हाइपो में ड्रग थेरेपी सच एज दी थायाजाइड्स एंड लिथियम जो है वो भी हाइपर कैल्सीमिया जो है समटाइम्स कॉज कर देती है। तो ये वो सभी पैरामीटर है जिसके कारण हाइपर कैल्सीमिया जो है होता है, या हम ये बोलें कि ब्लड सीरम लेवल जो है बॉडी में बढ़ जाता है। इफेक्ट क्या होगा, या हम जो बोले क्लिनिकल कंडीशन जिसको बोले, तो असिम्टोमेटिक होता है जनरली। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है हाइपर कैल्सीमिया के, एक कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेल देखने को मिलता है। इम्पेयरमेंट ऑफ द रीनल कंसंट्रेशन मैकेनिज्म लीड्स टू द पॉलीयूरिया, नहीं नॉक्टोरिया और पॉलीडिप्सिया जो है हमको, मतलब यूरिन में जो है कुछ चीजें जो है ज्यादा एस्क्रीट होने लग जाएगी। एलिवेशन ऑफ द कैल्शियम कैन आल्सो लीड द इमोशनल लेबिलिटी, कंफ्यूजन, डेलीरियम, साइकोसिस और कोमा भी कॉज कर सकती है। ठीक है, डेलीरियम मतलब कि हमको कुछ कंफ्यूजन सा रहे, कुछ समझ में ना आए, अजीब सा लगे, कुछ हमको सूझ समझ नहीं पड़ रही हो, इस तरीके से। हाइपर कैल्सीमिया में आल्सो न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स जो है इंक्लूडिंग स्केलेटल मसल्स के वीकनेस को जो है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। लेस ऑफन, बहुत कम, लेकिन प्रोलॉन्ग और सीवियर अगर हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक्यूट रीनल फेल्यूर, रिवर्सिबल एक्यूट रीनल फेल्यूर और इरिवर्सिबल रीनल डैमेज जो है वो कॉज हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट्स जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं, प्रेसिपिटेट होने लगते हैं कैल्शियम में। ठीक है, जिसके कारण जो है वो किडनी डिसीज को ये प्रमोट कर देता है। और हाइपर कैल्शियम अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो मे कॉज द शॉक, रीनल फेल्यूर
और इवन भी डेथ आल्सो। अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे में जो है वो हाइपरकैल्सीमिया डेथ को भी कॉज कर सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? टोटल कंसंट्रेशन निकालेंगे कितना सीरम में आ रहा है, इसके अलावा एक्सरे लेंगे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट BUN, ठीक है, क्रिएटिनिन, आयोनाइज्ड कैल्शियम कितना है, फॉस्फेट कितना है, अल्कलाइन फॉस्फेट है। तो ऐसे कुछ टेस्ट हमने हाइपोकैल्सीमिया में भी लगाए थे, ऐसे कुछ टेस्ट लगा के हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ द PTH, यूरिनरी एक्सक्रीशन कैल्शियम का कितना हो रहा है, ठीक है, विथ और विदाउट फॉस्फेट, उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब ब्लड और यूरिन के टेस्ट लगा के हम ये पता लगा सकते हैं कि हाइपरकैल्सीमिया है या नहीं। ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? डिक्रीज इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन करेंगे, ताकि वहां से कम कैल्शियम जो है सीरम में आ सके, ताकि कि लोअरिंग सीरम कैल्शियम हो सके। इसके अलावा यूरिनरी एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, डिक्रीज द बोन रिजॉर्प्शन, जो बोन के टूटने के कारण कैल्शियम जो है वो, या वहां से जो कैल्शियम आ रहा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। रिमूव द एक्सेस कैल्शियम थ्रू द डायलिसिस, अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए। IV सलाइन और डायूरेटिक्स जो है वो देंगे, जैसे फ्रोसोमाइड ड्रग है जो है, जिससे कि उसका कंसंट्रेशन जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो ये कुछ वे हैं जिसके थ्रू हम जो है हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि कैल्शियम जो है वो कितना एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे बहुत सारे फंक्शनिंग करता है। इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि वो कैसे रेगुलेट होता है, कौन से हार्मोनल उसका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है, कौन सी डिसीज उससे हो सकती हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो हमने एक बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत डिटेल इस वीडियो में इस पूरे पैरामीटर को समझा है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।